नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा संविधान सभा से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो ये टॉपिक वाइज इस सीरीज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल संविधान सभा से पिछले वर्षों में 73 प्रश्न पूछे गए। अब 73 प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, इस टॉपिक से इतने अधिक प्रश्न पूछे गए, लेकिन इसमें से ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड है। बार बार एक ही प्रश्न थोड़ी भाषा शैली को बदल कर या एकदम सेम टू सेम विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न वर्षों में पूछी गई है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों पे आऊं उससे पहले आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से RO ARO की परीक्षा के लिए एक अभ्युदय बैच चलाया जा रहा है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स मिलता है, PDF नोट्स मिलता है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलती है और इसके अतिरिक्त टेलीग्राम पे लगातार टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये वन स्टॉप सल्यूशन है आपको अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को पास करना है उसके लिए। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ लोअर PCS के लिए भी हम लोगों ने एक कोर्स बनाया है, आरोहण, और इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस कोर्स की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कोर्स की। अब सीधे हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ गया है और पहला प्रश्न IAS के परीक्षा का है, 1996 के प्री का। तो हर प्रश्न में आपको ये दिखेगा कि वो प्रश्न किस परीक्षा में किस वर्ष पूछा गया है, ताकि आपको क्लियरिटी होते चले कि पहले यानी पुराने प्रश्न किस तरह के होते थे और अब जो नए प्रश्न हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने और सर्वदलीय सम्मेलन। 1946। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से स्वराज पार्टी 1934, क्योंकि इसमें दलों की बात की गई है, जबकि सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। ये विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता MN राय के द्वारा रखी गई। 1934 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की बात की, लेकिन आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय की जो है सबसे प्रभावी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की और अंग्रेजों ने पहली बार 1940 के अगस्त आफर में इस बात को स्वीकार किया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और फाइनली क्रिप्स मिशन में भी इसी बात को दोहराया गया कि युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, MN राय हमारा उत्तर होगा, यानी A। अगला, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? MPPCS प्री 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब जो है किसने कहा, यानी स्टेटमेंट आधारित ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने 1939 में अपनी पत्रिका हरिजन में एक लेख लिखकर ये बात कही थी। उस लेख का जो शीर्षक था वो था द ओनली वे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। अब चौथा प्रश्न,
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था किसने? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका उत्तर होगा क्रिप्स मिशन कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये किया जाएगा। सी हमारा उत्तर होगा। अगला, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहां पर दो कथन दिए गए हैं। आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट नया प्रश्न है। क्या है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो यह कहा गया कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ध्यान से देखिए, इतना माइनर फैक्ट पूछा जा रहा है। प्रावधान यह किया गया कि प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित होकर संविधान सभा में सदस्य जाएंगे और जो देशी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके जो शासक होंगे वो अपने मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। 1935 के अधिनियम में जो महासंघ बनाने की योजना थी, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की सभा का प्रावधान किया गया था, उसमें भी यही प्रावधान था कि निर्वाचन जो है केवल और केवल ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का होगा, जबकि देशी रियासतों के शासक अपने जो है, जो उनको सीटें मिली हैं उस पे वो नॉमिनेटेड करेंगे, नामित करेंगे। तो यहां दोनों को मिला दिया जा रहा है, जबकि दोनों अलग है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यह प्रावधान किया गया था। अब सोचिए, इस तरह का इतना माइनर फैक्ट पूछा जा रहा है। अब पता नहीं एग्जामिनर छात्रों से क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि उनको कितनी जानकारी हो जाए, और जबकि अगर आप इन जनरल किताबों को देखेंगे तो इतना माइनर फैक्ट नहीं लिखा। अगर लिखा भी है तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो अब हर बार कुछ नया प्रश्न बनाने के जद्दोजहद में इस तरह के प्रश्न दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूछा जा रहा है कौन सा से सही है, तो ये तो भैया गलत है। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। फिर अलग संविधान बनाने का अधिकार उसको दे दिया गया। तो यही कहा गया कि यह जो प्रस्ताव था, यह भारत को टुकड़ों में तोड़ने का प्रस्ताव था। देखिए कितना गलत प्रस्ताव। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन से अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। बेहद कठिन की कैटेगरी में यह प्रश्न है। अगला, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत आसान प्रश्न है, यूपी लोअर में पूछा गया। तो विलियम वुड 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यही तय किया गया कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 10 लाख। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो भारतीय संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाला जो एक्ट है उसे हम कहेंगे ये कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। अगला, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो निश्चित रूप से बी हमारा उत्तर होगा, कैबिनेट मिशन योजना। अब देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमारा उत्तर होगा ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी भी सदस्य थे, शिक्षा विभाग था, खाद्य और रसद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को इस मंत्रालय में जगह नहीं मिली थी। तो यही हमारा उत्तर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
अगला, वर्ष 1946 में बनी सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो बीपीएससी 2022 का यह प्रश्न है और हमारा उत्तर है सी, खाद्य एवं रसद विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अगला, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, तो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई? तो 24 अगस्त, 22 अगस्त, 25 अगस्त। हमारा उत्तर होगा 24 अगस्त 1946, यानी 13 का उत्तर होगा ए। यूपीपीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न है, यानी हम कहेंगे कि ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला, अब ये कथन वाला प्रश्न आ गया। कथन ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो वायसराय बेबल ने यह कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व होगा और जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होगा वो बराबर होगा, जबकि दोनों की जनसंख्या बराबर नहीं थी, बहुत अंतर था। कुल जनसंख्या के 15-16% मुसलमान थे जो है, और शेष में बहुसंख्यक हिंदू। लेकिन यह कहा गया कि मतलब राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कि दोनों में समान रहेंगे, और यह भी कहा गया कि जो काउंसिल होगी उसमें केवल गवर्नर जनरल वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे। तो यह कथन बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, सही है। कारण बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा हो जाता। अब देखिए, हमेशा एक्सट्रीम जो शब्द हैं, जो अतिरेकी शब्द हैं, उनसे बचना चाहिए। अब बताइए, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। एक तरफ जिन्ना जो है कांग्रेस की छाती पर चढ़ा हुआ था कि हमें भारत से अलग एक पाकिस्तान चाहिए, और बेबल की मतलब स्थिति ये कि इतनी बड़ी व्यवस्था करें कि नहीं भारत का बंटवारा ही रुक जाए। ये बेबल का तो बस मामला ये था कि किसी तरह से अंग्रेजों को एग्जिट मिल जाए भारत से, अब जितना जल्दी हो सके अंग्रेज निकल जाए, तो किसी भी तरह से सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था आसानी से बन जाए और अंग्रेज भारत को छोड़ करके चले जाए। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। अब ऐसे में केवल कथन सही होगा, तो सी हमारा उत्तर है, कथन सही है, पर कारण क्या है? गलत है। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? 93 का प्रश्न है आईएएस का। देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं से चुन करके संविधान सभा में गए थे। आजादी से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय नेता थे, उनका यह विचार था कि हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही बननी चाहिए। लेकिन जब स्वतंत्रता से पूर्व स्थिति इतनी जटिल हो गई थी कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, तो यही व्यवस्था किया गया। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया ना, जनता ने थोड़े वोटिंग किया संविधान सभा के सदस्यों को। यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, लेकिन कांग्रेस का बहुत 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 अधिक प्रभुत्व था। एक तरह से संविधान सभा कांग्रेस ही थी, लेकिन बहुदलीय निकाय थे और भी दलों के सदस्य इसमें थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो हां, संविधान सभा ने अपने कार्यों को आसान करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। तो 3 और 4 सही हैं, ऐसे में सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से सही हैं? सेम प्रश्न अब रिपीट हो रहा है, देखिए कैसे। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो यह तो सही है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह गलत है, यह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं, यह बहुदलीय संरचना थी, तो यह गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी,
तो हाँ, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ऐसे में हमारा उत्तर क्या होगा, ए और डी। और ए और डी हमें कहां दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, इसलिए 16 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। आइए अब आगे बढ़े। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है वो हमें चूज करना है। इसका मतलब जो है 3 सही है, 1 गलत है। पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल, ये महात्मा गांधी ने सुनिश्चित किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में जरूर होना चाहिए। इसका निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो यही गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, तो एक ही तरह का प्रश्न बार बार अब देख लीजिए। एक बार संविधान सभा की प्रमुख समितियों को देख लें, थोड़ा पढ़ते भी चलें। तो संघ शक्ति समिति थी, यूनियन पावर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, ये सब आपको रट लेना है, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बेहद महत्वपूर्ण। परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की उप समिति, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम आ गए हैं 18वें प्रश्न पे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब देखिए इसी तरह का प्रश्न लगातार अब रिपीट होगा। क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, सी हमारा उत्तर होगा। अब देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, देखिए फिर से उसी तरह का, उन प्रांतों के लोगों द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, यही सी हमारा उत्तर होगा। अब देखिए इसी से मिला जुला प्रश्न फिर अब आगे आएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा, डी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न देखिए अगला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी व्यवस्था के तहत जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। अब आप समझिए मजे की बात कि ये आईएएस प्री 2024 का प्रश्न है। आईएएस प्री आपको लग रहा होगा कितना आसान प्रश्न है, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इन्हीं से जुड़े हुए लगातार प्रश्न आएंगे। आप देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गए। तो सी हमारा उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो उद्घाटन अधिवेशन मतलब पहला अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता निश्चित रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। अब अगला देखिए, चलिए अगला देखने से पहले यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच डिकोड एग्जाम के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यूपी पीसीएस परीक्षा की संपूर्णता से तैयारी कराई जाती है। ये बेहद सावधानी से तैयार किया गया कोर्स है, जिसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। यहाँ पे नंबर दिया गया है ज्वाइन करने के लिए, इस पे संपर्क करके इस कोर्स की और जानकारी आप ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। चलिए
अब हम सीधे आ गए 25वें प्रश्न पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब चुना गया था? अब ये पूछा जा रहा है। तो दिसंबर 1946, एग्जैक्ट डेट है 11 दिसंबर 1946, डी हमारा उत्तर होगा। अगला, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, केवल संविधान सभा के अध्यक्ष से ही रिलेटेड कितने प्रश्न आप लोगों ने देख लिए? करीब करीब 8-9 प्रश्न हो गए। अब आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, हो सकता है अगला प्रश्न भी यही हो। चलिए, अगला प्रश्न जो है दूसरा आ गया। एमपीपीसीएस प्री का ये प्रश्न है, 2025 का बेहद लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए, कथन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। तो एकदम सही है यह कथन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। अब दूसरा कथन, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। निश्चित रूप से यह गलत है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में, हाँ, महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में थे और 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ही तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का प्रश्न है। पहला कथन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो निश्चित रूप से यह सही कथन है। दूसरा, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। गलत है। इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर के संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो 1 सही है और 3 सही है। ऐसे में भी हमारा उत्तर है 1 और 3। ठीक है, अगला, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, लेकिन अस्थाई जो उपसभापति थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। तो हम क्या कहेंगे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी, क्योंकि इसी दिन प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई थी। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अब देखिए, अब ये रिपीटेड चलेगा। तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। अब देखिए, ये लगातार जो है चलेगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। देखिए, एक ही तरह का प्रश्न रिपीट हो रहा है लगातार हर परीक्षा में। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? अब ये देखिए, अब ये टफ प्रश्न हो जाएगा। एमपीपीसीएस प्री 2021 में ये पूछा गया। इस तरह का प्रश्न या फैक्ट जनरल नहीं है। अब इसका उत्तर है कि 5वीं बैठक में यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, डी हमारा उत्तर होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न बना करके एग्जामिनर आप लोगों से क्या चेक करना चाहते हैं वो समझ से परे है। अब ये 2022 का प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अब अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी
22/1947। तो उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन फाइनली संविधान सभा द्वारा ये अप्रूव हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका यानी जो उद्देश्य बताए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब जो है 4 कथन है। पहला कथन, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। सही है, बिल्कुल असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। निश्चित रूप से उद्देशिका के बारे में तो यह है कि अगर आपने संविधान की उद्देशिका को पढ़ लिया तो आप मोटे तौर पे यह समझ लेते हैं कि भारत के संविधान में लिखा क्या होगा। संविधान को भारत के लोगों ने अधिसूचित किया है, तो निश्चित रूप से हम भारत के लोग। और चौथा, राज्य के मुखिया लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यह गलत है। राज्य के मुखिया यानी भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते, बल्कि वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो 1, 2, 3 सही है और ऐसे में ए हमारा उत्तर है। अब जो है अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से आओ भाई। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11। इसमें 11 नहीं है, इसमें 12 है ऑप्शन में। तो 11 अधिवेशन हुए थे और 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य एक बार फिर से जुटे, तो उसको भी अगर हम मान ले कि वो भी एक अधिवेशन था, तो 11 + 1 = 12 और 12 ऑप्शन में है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। तो अब यहां पे कुछ फैक्ट्स हम देखना चाहते हैं, प्रश्न के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी होते हुए चले, क्विक रिवीजन जो है हो जाए आपका। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा में संविधान का जो वाचन हुआ उसमें जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49 और संविधान सभा का तीसरा वाचन हुआ शुरू 14 नवंबर 49 से और 26 नवंबर 1949 तक चला। और तृतीय वाचन में ही डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, पारित हो गया। इस समय जब यह पारित हुआ तो 284 उपस्थित सदस्य संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, इनमें 8 महिलाएं थी। यह सब पूछा जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्य 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा किया गया और यह 11 अधिवेशनों में हुआ और जो 24 अक्टूबर को अधिवेशन हुआ उसको भी जोड़ दें तो 11 + 1 12 हो जाएगा। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तो इसमें कुल थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, शेष 26 जनवरी को लागू हुए 1950 में। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हो गया। अंतिम जो बैठक थी संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को ही और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक या पिता की संज्ञा दी जाती है और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का भी सत्यापन किया गया। साथ ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया गया। अब इतने तथ्य हो गए। अब चलिए प्रश्न पे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि, तो निश्चित रूप से अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई।
अगला, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो निश्चित रूप से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न भी यही है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब जो है अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है आरएस का प्रश्न है 23 का। देखिए क्या कथन है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ठीक है। तो दोनों कथन ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न आ गया सूची का। तो सूची X को सूची Y से मिलान करना है। आइए देखें, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी यानी A का 4 है, तो आप देखिए A का 4 केवल और केवल B में है, तो B ही इसका उत्तर होगा। मतलब एक तथ्य आपको पता है, उसी से ये क्रैक हो गया। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी, यानी बी का 3 हो जाएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे BT कृष्णाचारी, तो ये हो जाएगा सी का 1। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, यानी जो है डी का हो जाएगा 2, तो डी का ये 2 हो गया, ठीक है। बी हमारा उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर है सी, BN राव। सर बेनेगल नरसिंह राव ने ही भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट को तैयार किया था और वही ड्राफ्ट संविधान सभा में रखा गया और उस पे जो भी संशोधन सुझाए गए, जो विचार दिए गए, उन सबको मिला करके फाइनली जो है प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया। तो सर बेनेगल नरसिंह राव ने जो संविधान बनाया था, माने जो पहला ड्राफ्ट था, उसमें कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो BN राव उत्तर होगा। अगला, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, निश्चित रूप से BN राव। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच हमने देखा कि तृतीय वाचन हुआ था, तो हम कहेंगे ए, 14 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो बी हमारा उत्तर होगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया ए, 26 नवंबर 1949 को। अगला, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया सी, 26 नवंबर 1949। अब जो है अगला देखिए, अगला प्रश्न जल्दी आओ भाई। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। देखिए एक ही प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब उत्तर बदल जाएगा, तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कुल 73 प्रश्न हमने देखे थे, लेकिन कितना रिपीटेशन हो रहा है। भारत का संविधान को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक ही तरह का प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न आ गया, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो निश्चित रूप से 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह तय किया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा और 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये 1930 से प्रारंभ हो गया, तो हर वर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अब चूंकि भारत कब स्वतंत्र होगा ये भारतीयों के हाथ में नहीं था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। लेकिन जब संविधान लागू करने का मामला आया तो ये कहा गया कि हम उस अपने ऐतिहासिक याद को समाप्त नहीं होने देंगे, तो उसी दिन भारतीय गणतंत्र का हम संविधान को लागू करेंगे, तो वो स्मृति जो है अस्थायी हो जाएगी। ठीक है,
तो ए हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो निश्चित रूप से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 58 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अब अगला, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईएएस प्री 2023 का प्रश्न है, यानी लेटेस्ट है। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, यह बिल्कुल गलत है। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 में किया गया था कि संवैधानिक सलाहकार जो सर बेनेगल नरसिंह राव ड्राफ्ट देंगे, तो उस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए जो है ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो ये 26 नवंबर 1949 को नहीं बनी थी, ये 29 अगस्त 1947 को ही बन गई थी। तो कथन 1 केवल सही है और कथन 1 सही है, तो हमारा उत्तर है 1। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। अब अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, ये प्रारूप समिति के सदस्यों की इमेज है और इधर जो है इनका नाम भी लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन इस फोटो में कुल 8 हैं। 8वां सदस्य कौन है, उनका नाम क्या है, आप देखिए। सबसे जेंटलमैन लग रहे हैं, हमको लगता है वही। आगे चलिए, सारे जेंटलमैनों के बीच जेंटलमैन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो निश्चित रूप से संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 26, 1949 को। सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा टफ है प्रश्न, यूपीपीसीएस 2023 का है। क्या है? पहले प्रारूप समिति की जो है नियुक्ति, तो हमने डिस्कस किया 29 अगस्त 1947, तो ये सबसे पहले हुआ, तो 1 हो गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत, सॉरी ये 1 नहीं हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक ये दिसंबर में ही हो गई 46 में, 9 दिसंबर 1946, तो ये पहला हो गया। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति, ये दूसरी बात हो गई। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो ये तीसरा हो गया। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी लागू होने की तिथि, तो वो हो गया 26 जनवरी 1950। तो ऐसे में 4 1 3 4 सॉरी ये 1 2 3 और ये हो गया 4, तो 4 1 2 और 3, 4 1 2 3 यानी 63 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए, बड़ा समय लग गया। इसी तरह से एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था तो उस समय पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल वाला मामला नहीं था, इनका बंगाल से निर्वाचन हुआ था। लेकिन उसी दौरान जब भारत का विभाजन हो गया तो ये पूर्वी, मतलब बंगाल के पूर्वी साइड से ये चुन करके आए थे, तो वो जो साइड था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो ऐसे में जब इनका क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो इनकी संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। अब ऐसे में कांग्रेस के पास ये था कि इतने योग्य व्यक्ति जो हैं और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के वो आवाज हैं, और वो अगर संविधान सभा में नहीं है तो ये बड़ी दुखद स्थिति हो जाएगी। तो तब कांग्रेस ने जो है बंबई की पूना संसदीय सीट से अपने एक सदस्य M.R. जयकर, जो स्वयं बहुत विद्वान थे, उनको इस्तीफा दिलवाया। इस्तीफा दिलवा करके फिर डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस संविधान सभा में लेकर के आई। तो सही उत्तर हमारा होगा बंबई प्रेसिडेंसी, क्योंकि मूल काम तो बंबई प्रेसिडेंसी
से जब ये संविधान सभा में आए तभी इन्होंने किया और संविधान सभा में रहे। अब जो है अगला उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, तो 1891 और 1956 यही हमारा जो है उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। निश्चित रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। निश्चित रूप से तो यही था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। यह पहली बार बात कही गई कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके एक फेडरेशन बनेगा। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने हाथ जोड़ लिया कि भैया हमको ऐसा कोई फेडरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन सा से सही है, तो ये दोनों कथन सही है। सी हमारा उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला वक्तव्य, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो निश्चित रूप से भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता तो फिर कैसे काम होता? तो करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सब अच्छी चीजों को भारत की आवश्यकताओं, उसकी परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके भारत के संविधान में स्थान दिया गया है। तो ये गृहीत संविधान है, बहुत सारे देशों से जो है प्रेरित है, बहुत सारे देशों के संविधान से ये प्रेरित है। तो अब समझिए, ये जो है अब कारण से शुरू करेंगे। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, अब देखिए, भारत का संविधान एक गृहीत संविधान है, इसलिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। अब अमेरिका का संविधान तो गृहीत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ऐसे में क्या है कि ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो अब देखिए, संविधान सभा ने जब ये तय किया कि हम वयस्क मताधिकार देने जा रहे हैं, यानी 21 वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति वोटर होगा, उसे वोट देने का राइट्स होगा, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो, उसकी पढ़ाई कुछ भी हो। तो ये बड़ी बात थी उस समय के लिहाज से। तो ये विचार मौलाना आजाद ने दिया था कि वयस्क मताधिकार को हमें 15 वर्ष बाद जाकर के देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, ये सब लोगों का कहना था कि वयस्क मताधिकार पहले दिन से दिया जाएगा और पहले दिन से मिला। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? अब ये सुझाव तो महात्मा गांधी जी ने दे दिया। अब ये टेंशन जो है आज तक कांग्रेस के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि कांग्रेस समाप्त कर दो, और उन्हीं की इच्छा की हम जो है वो कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने स्वयं से नहीं किया, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी उन्हीं की इच्छा का सम्मान कर रहे हैं, धीरे धीरे कांग्रेस को साफ कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था वो देश की स्वतंत्रता थी, और स्वतंत्रता जब हमें हासिल हो गई तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को अंगीकृत किया गया। निश्चित रूप से जापान का संविधान तो अमेरिका ने बनाया है और इतना कठिन संशोधन रखा है कि हर जो है संशोधन को रेफरेंडम के लिए, जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। आज तक जापान के संविधान में एक भी संशोधन नहीं हुए। तो निश्चित रूप से
और यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही कि भाई अगर लोग अच्छे होंगे और संविधान बुरा होगा तो काम हो जाएगा, संविधान कितना भी अच्छा होगा लोग ठीक नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम कर क्या किया। अब ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ये देखिए कितना सरासर गलत बात है कि अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? निश्चित रूप से ऑस्टिन ने यह बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। निश्चित रूप से संविधान सभा कांग्रेस ही थी, बिल्कुल प्रभुत्व था और उस समय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस ही भारत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान में कुल महिलाएं थी 15 और जो है इस प्रकार से सारे प्रश्न समाप्त हो गए। आपने देखा बहुत मजा नहीं आया क्योंकि प्रश्न बहुत उस तरह के नहीं थे, सारे जो है फैक्ट आधारित और एक ही फैक्ट को अलग अलग तरीके से 7 बार 8 बार 6 बार पूछा गया, तो फिर मजा कहां से आना। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका कोई सुझाव होगा तो। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।